अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर आमिर अब्बास। मैं आपसे अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग से इस वक्त मुखातिब हूँ और हमारे साथ आज जैसे आपको मालूम है कि हम कोरोना वायरस की पेंडेमिक के हवाले से एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ का सिलसिला हमने शुरू किया है और उसके हवाले से हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को अपने साथ मौजूद करते हैं। आज हमारे पास बहुत एक सीनियर कंसल्टेंट मौजूद हैं और डॉक्टर सईद अख्तर उनका नाम है और आप सब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मुख्तसरन मैं उनका बैकग्राउंड आपको उनका तारुफ आपको बताता हूँ। डॉक्टर सईद अख्तर सिंध मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और बेस्ट ग्रेजुएट रहे हैं अपने ईयर्स के। उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि उन्होंने एमपीएच भी किया हुई है यूनिवर्सिटी से, ट्रांसप्लांट यूरोलॉजी में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से स्पेशलाइजेशन की है। टेक्सास में भी सर्विसेज चेयरमैन ऑफ यूरोलॉजी के तौर पर उन्होंने काम किया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट के फाउंडर रहे हैं। वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मशहूर हॉस्पिटल है लाहौर का, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, उसके चेयरमैन और उसके प्रेसिडेंट और सीईओ रह चुके हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल में पीएएफ कॉलेज पीएएफ हॉस्पिटल में पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट की बेसिस रखने जा रहे हैं। So thank you very much, sir, for giving us time for this and giving us this opportunity to talk to you, sir. Sure, my pleasure, and thank you for inviting me. So as आपके पास जैसे हमने कहा कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आप पहले ये बताइएगा कि हम सबको पता है कोई इंट्रोडक्शन कोई बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, हर एक जबान पे कोविड-19 के पेंडेमिक के हवाले से डिस्कशन चल रही है। तो आप ये बताइए कि करंटली क्या सूरत हाल है पेंडेमिक के हवाले से पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पेंडेमिक के हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, तो डेली जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो बजाय फ्लैटन होने के वो और वर्टिकल होती चली जा रही है। और मुझे भी और आपको भी पता है एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट कि शुरू में ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, फिर अगर कोई इंटरवेंशन मेजर्स बीच में ली जाएं, जो कि इस वक्त हमारे पास कोई बहुत मेजरेबल इंटरवेंशन, वैक्सीनेशन, कोई दवाई, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में। और फिर दूसरा जो एक सिंगल टाइम टेस्टेड जो मेजर, जिसको मैं समझता हूँ कि हम सबको उसके बारे में बड़ा क्लैरिटी है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को आइसोलेट करना, जिसने कि बहुत सी चीज़ों में बचत की है दुनिया भर में। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो भी प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं हो पा रही, और हम मिन हैसल कौम तो बहुत जिम्मेदार कौम भी नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कि स्ट्रिक्ट मेजर्स होनी चाहिए थी उसको इन्फोर्स करने के लिए, वो भी नहीं लिए जा सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो अब ट्रेजेक्ट्री है वो और ख़राबी की तरफ जा रही है, और हम अभी भी एक बहुत स्टीप अपवर्ड कर्व की तरफ जा रहे हैं। और मेरा अपना असेसमेंट ये है कि चूंकि अब वो लॉकडाउन मजीद खोल दिया और नरमी कर दी है, जिस पे हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, तो वो उसकी वजह से हालात और ख़राब होंगे। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है। एक चीज़ मैं समझता हूँ जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो ये कि हम में से किसी को भी प्रॉपर बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द वायरस नहीं पता, किस तरह से वो अपनी आउटर शेल को चेंज करेगा, क्या एंटीबॉडीज लॉन्ग लास्टिंग होंगी, क्या हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड होगी विदाउट अ वैक्सीन। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या कोई नई दवाई आएगी, और दवाई के बारे में भी हम शायद बहुत ब्रीफली डिस्कस करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स हैं, तो जिसमें जो सिंगल वाहिद नोन वेरिएबल है, बल्कि दो नोन वेरिएबल्स हैं। एक था कि किसी तरह अगर हम सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लें और स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म में लॉकडाउन करके उस साइकिल के, उसके मर्ज के साइकिल को ब्रेक कर दें। मतलब आइडिया ये है कि जैसे आपको पता है एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों में असल नेम ऑफ द गेम ये हो रहा है कि जब ये एपिडेमिक की फॉर्म में जब इवॉल्व हो रहा होता है और अभी वो प्राइमरी केसेस लेके चीज़ों को अंदर आ रहे होते हैं, तो आप राइट उनको अर्ली फेज इन द गेम उनको आइडेंटिफाई करें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, फिर उनको किसी तरह, और वहीं पे अगर आप 14-15 दिन वो क्वारंटाइन करके, तो उस मर्ज को आप वहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका बहुत सिमिलर मॉडल इंडिया में जो केरला की स्टेट है उसमें उन्होंने फॉलो किया कि जैसे ही उन्होंने चाइना में देखा क्या हो रहा है, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो एक टीचर थी, बड़ी अकम्पलिश्ड औरत है, और इंडिया के हालात भी हमसे बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बट दे डिड अ ट्रेमेंडस प्लानिंग
और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ आइसोलेशन की वहाँ पे, और अहेड ऑफ टाइम प्रिपरेशन की, टेस्टिंग करने की। और उन्होंने इस तरह से मेरे ख्याल कुल टोटल वहाँ पे इन अ स्टेट जहाँ पे कोई 35 मिलियन की पॉपुलेशन है, 3.5 करोड़ लोग, शायद 5 डेथ्स हुई हैं और कुछ फ्यू थाउजेंड्स में केसेस हैं। तो हम अभी बहुत मुश्किल में, मैं आगे मुश्किल हालात देख रहा हूँ, और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं, रमज़ान का महीना है, लेकिन एज अ साइंटिस्ट जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं। सर, आपने जैसे कहा पेंडेमिक के हवाले से और उसकी स्टेजेस के हवाले से आपने बात की, आप थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करके बताएंगे कि पेंडेमिक के कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, क्योंकि अवाम और ख़ासकर कुछ पब्लिक जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। तो पहले अगर आप हमें ये बताएं ब्रीफली कि पेंडेमिक की स्टेजेस क्या होती हैं और पाकिस्तान उन स्टेजेस में से कौन सी स्टेज पे इस वक्त खड़ा है। ये पेंडेमिक की, जब पेंडेमिक इवॉल्व होता है तो 6 स्टेजेस उसकी होती हैं, और पाकिस्तान इस वक्त 6 स्टेज में है, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक फुल ब्लोन, और 6 स्टेज की डेफिनेशन ये है कि 2 कंट्रीज, पहले स्टेज 5 में 2 कंट्रीज, और फिर स्टेज 6 में जो WHO के जो डिफाइंड रीजन्स हैं उसमें वो 2 रीजन्स में जब मर्ज फैल जाए तो उसको 6 स्टेज ऑफ पेंडेमिक कहते हैं। मगर इसमें पेंडेमिक की स्टेज से भी ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट हमें इस बात पे डिस्कस करना है कि जो जो पेंडेमिक के फेजेस क्या होते हैं, मेरे ख्याल वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर रेलेवेंट होगा। तो CDC ने आई थिंक 1999 में या उसके आसपास ही कहीं पे वो ये अपने एक सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश की, और मोस्ट ये जितनी भी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं हमारी फील्ड में, उसमें मेरे ख्याल इन्फ्लुएंजा ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, और इन्फ्लुएंजा की वजह से हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा है। तो उसमें उन्होंने 6 फेजेस या 6 इंटरवल्स उनको कहते हैं, वो कि किस तरह से पहले उसमें ये होता है कि जैसे आप पता चला कि कंटेजियन आया है या कोई चीज़ हुई है, अनयूजुअल डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं, ये एक एरिया की एपिडेमिक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने वो सेकंड इंटरवल में उसको एपिडेमिक को, उसको कंटेजियन को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, फिर आपने उसके साथ कुछ यानी मेजर्स लेने शुरू किए, और उसके बाद फिर तीसरे चौथे फेज में उसका अप स्लोप होता है, और फिर उसका फिर डाउन स्लोप होता है 5वें फेज में, और छठे फेज में अब उसको प्रिपरेशन इंटरवल कहते हैं। उस प्रिपरेशन इंटरवल में आप सारा अपने आप को डीब्रीफ करते हैं कि अच्छा हमने इससे क्या सीखा। और एक्चुअली जो इसलिए प्रिपरेशन फेज कुछ नहीं कहते हैं कि इन एपिडेमिक्स में जो माजी में गुजर चुकी हैं, ये एक सेकेंड वेव आने वाली होती है, या आप तैयारी करते हैं कि ये तो गुजर गया मामला, अब हम इसकी सेकेंड वेव को कैसे डील करेंगे। तो दैट्स व्हाई जो अप स्ट्रोक के बाद डाउन स्ट्रोक, तो पाकिस्तान इस लिहाज से अभी जो एक्सेलरेशन इंटरवल जिसको कहते हैं, या अप स्ट्रोक जिसको कहते हैं, उसमें पहुंचा है। तो अभी तक हम प्लेटो के फेज पे भी नहीं पहुंचे, और फिर हम डिसलरेशन इंटरवल या डाउन स्ट्रोक पे भी नहीं पहुंचे। तो हम इस वक्त एक एक्सट्रीमली वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आगे चल के जिस अंदाज में सडनली लोग एक दूसरे से इंटरमिंगल कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये वो वायरस है जो इनविजिबल है, 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं जिनको पता भी नहीं कि वो क्या कैरी कर रहे हैं। तो जब ये पब्लिक इस तरह से मिक्स होगी विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड विदाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो इसकी जो एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लेयर अप, तो हमारा भी शायद वो हाल हो। इसमें जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक वाहिद चीज़ जो जिसका बारे में हमें फॉर श्योर पता है कि क्यों हमारी थोड़ी बहुत बचत हो रही है, वो हमारी यंगर पॉपुलेशन है। फॉर्चुनेटली हमारी जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है वो यंग है। दूसरा ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो घर हैं वो सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है, चाहे छोटा घर भी हो उसमें से हवा का क्रॉस है, और ये हम सबको पता है कि एक जगह पे अगर कंटेन्ड स्पेस में वायरल लोड बिल्ड होगा तो वो बहुत रैपिडली कोई बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। और हम जो ये इटली का और अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी का जो हाल देखते हैं कि नर्सिंग होम्स वगैरह में जहाँ पे एक बहुत ही वल्नरेबल और ससेप्टेबल पॉपुलेशन वाज क्राउडेड टुगेदर, तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि वो कल्चर या वो लिविंग का तरीका नहीं है,
बूढ़े माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, तो वो वल्नरेबल नेस्ट्स या वो वल्नरेबल जो पॉपुलेशंस हैं वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये दो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी तक हमने वो हलाकत और वो तबाही नहीं देखी जो हमने वेस्ट में और अमेरिका में देखी। ओके सर, आई थिंक जैसे आपने कहा कि हमें ये एंटिसिपेशन है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि केसेस की तादाद आने वाले दिनों में जो अभी है उससे कदरे ज़्यादा होती जाएगी और ये काफ़ी दिनों तक ये ट्रेंड हमें नज़र आएगा। तो इस सूरत हाल में जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर लोड काफ़ी शदीद लेवल पे बढ़ेगा। तो इसमें अब एक दो क्वेश्चंस हैं मेरे। पहला मेरा सवाल ये है कि आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, आप बड़े सीनियर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, तो पहले तो आप क्या सजेशन देंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को कि वो अपनी रूटीन ऑपरेशंस को और कोरोना वायरस की मैनेजमेंट को किस तरीके से सेपरेट रखें ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल भी हो सके और दोनों चीज़ें भी मैनेज की जा सके? देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी मजबूरी में जाता है आम हालात में भी। तो ये नहीं है कि वहाँ पे हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं। और व्हाइल द कोरोना एपिडेमिक एंड पैंडेमिक इज़ इन प्रोग्रेस, मतलब लोगों के डे टू डे मसाइल, किसी को अपेंडिसाइटिस होगा, किसी को रीनल स्टोन होगा, किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को स्ट्रोक होगा, वो मसाइल चलते रहेंगे। तो हॉस्पिटल्स कैन नॉट बी क्लोज्ड, एटलीस्ट जो इमरजेंसी रूम्स हैं। इमरजेंसी रूम्स तो हमें जो फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हम एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन से हम कैसे कोप करें। तो इसके जवाब दो फोल्ड है। एक ये कि एक जो हमने फोकस करना है कोरोना रिलेटेड, स्पेसिफिकली कोरोना रिलेटेड पेशेंट्स के ऊपर, और एक हमने नॉन कोरोना रिलेटेड पेशेंट्स के ऊपर फोकस करना है। तो जो कोरोना रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनके बारे में हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अभी भी मैं बहुत यानी अफसोस से और दुख के साथ आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है और हमारी जो एजुकेशन और टीचिंग टू आवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो टू डील विद कोरोना इज़ वेरी पुअर। याद रखें कि ये एक ऐसी बीमारी है, हम जो डॉक्टर हजरात हैं वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। हम इस बात के लिए तो ट्रेंड है कि हम जाके किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसको सीपीआर कर लें, किसी को गन शॉट वुंड हो गया तो उसकी लेप्रोटमी कर दें। लेकिन हम इसके लिए ट्रेन नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे अपने मरीज की देखभाल करें। ये खुद एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ डिपार्टमेंट्स यूएसए वगैरह में इसको एड्रेस करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हॉस्पिटल्स में इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो नतीजा ये है कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं मेरे ख्याल वो नंबर अब 500, 550, 600 को क्रॉस कर गया है जो कि इसके फॉल विक्टिम हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई है। तो देखें, मैं आपको एक मोटी मिसाल से मैं आपको इस बात की वजाहत करता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम हर आदमी बात करते हैं कि जी N95 मास्क लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब N95 जो है वो मास्क नहीं है, इट्स अ रेस्पिरेटर। क्या डिफरेंस है दोनों में? मास्क ये है कि आपने मास्क लगाया तो मास्क चीज़ों को फिल्टर कर रहा है और साथ साइड से हवा भी आ रही है। रेस्पिरेटर जो है उसका एक टाइट फिट होता है फेस के ऊपर, और जब ये N95 लगाया जाता है किसी को या दिया जाता है किसी को, इस्तेमाल करना सिखाया जाता है किसी को, तो उसका फिट टेस्ट होता है। फिट टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो जब लगा लेते हैं तो उसमें फिर वो एक उसका पूरा एक इलेबोरेट प्रोसीजर है फिट टेस्ट का एक्चुअली। और ये उसका जो रूल ऑफ थंब ये है कि जिस आदमी की दाढ़ी है ही विल फेल N95 फिट टेस्ट। तो यूएसए वगैरह में या वेस्ट में ऐसे लोगों के लिए एक चीज़ कहलाती है पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर। वो एक हुड की फॉर्म में या सर पे हेलमेट की फॉर्म में आप पहनते हैं, पीछे बैटरी लगी होती है, वो एक उसमें पंखा लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। वो जो पंखा और फिल्टर अंदर पंप करता है एक हवा को, तो आपकी मुंह के आसपास एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है आपके हुड के अंदर या आपके मास्क के अंदर, और उसके बाद फिर या हेलमेट के अंदर, और तो फिर बाहर से वायरस, बिकॉज ऑफ द जनरेटेड पॉजिटिव प्रेशर, बाहर से वायरस अंदर नहीं आ सकता। तो मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई 50% डॉक्टर्स हैं बेचारे जो कि N95 मास्क पहना हुआ है, जिनकी दाढ़ियाँ हैं। तो मतलब ये मैं लाइल्मी की और कम इल्मी की एक फंडामेंटल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो समझ रहे हैं कि हमने N95 लगाया हुआ है तो हम बिल्कुल ठीक काम करें। जो हमारे यहाँ एक भी नॉट अ सिंगल पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर इज अवेलेबल इन पाकिस्तान एनीवेयर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो तो हो, लेकिन जनरली नहीं है। तो मैं सब ये आपको कम इल्मी की बात आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर हजरात किस तरह से ससेप्टेबल है।
तो हमें नंबर 1 उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर देना पड़ेगा। और मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारे उसकी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जेनिटर से लेके, रिसेप्शनिस्ट से लेके, नर्स से लेके, पैरामेडिक से लेके, मतलब हर वो आदमी जो पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसलिए बड़ा बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गया कोविड का यूनिट। फिर जो नॉन कोविड यूनिट में भी वी डोंट नो कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं इमरजेंसी रूम में वो कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। तो हमें हर आदमी को अनलेस प्रूवन अदरवाइज कोविड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और अपने डॉक्टर्स को वो गैजेटरीज देनी पड़ेंगी, उनको वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये वाहिद तरीका है कि आप जो आम आदमी और औरतें जिनको कि रेगुलर हेल्थ केयर नीड की जरूरत है, उनकी भी आप मदद करें। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोविड वार्ड में खासतौर पे जो आईसीयू के सेटअप में, अगर आपने पता नहीं इस बात का तजर्बा किया या नहीं किया, मैंने तो तजर्बा किया इस बात का कि जब आप वो 2 डबल गाउन करते हैं, ऊपर से प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, गॉगल लगाते हैं, N95 लगाते हैं, तो आप बड़ी मुश्किल से आप ब्रीथ कर पाते हैं। आप पेशाब नहीं कर सकते, आप पखाना नहीं कर सकते, आप इसलिए जाना है उसको डॉफिंग डॉनिंग जो है उसको पहनना, उसको उतारना, वो खुद एक बड़ा इलेबरेट प्रोसीजर है। तो चाइना ने क्या किया कि आईसीयू में इस तरह के जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे थे, उनकी जो ड्यूटी आवर्स आईसीयू में 8 घंटे से घटा के 4 घंटे कर दी, शिफ्टें बढ़ा दी उन्होंने। तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें अगर आप एक्चुअली एक टाइट फिट N95 पहने ना, तो 6 घंटे में वो इतनी थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करता है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मतलब इट्स नॉट इजी टू वर्क एज अ प्रोफेशनल in an ICU, giving the best quality service to your patients, and you can do it for 12 hours non-stop. It doesn't work like that. तो वो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू होती है, आप अपने प्रोफेशनल को भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को, और बल्कि ये तो आज से 2 महीने पहले हो जाना चाहिए थी, ये सारी जो तैयारी है एजुकेशन। फिर इसी एजुकेशन के बारे में एक और बात बता दूं, हम बात करते रहते हैं वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। मैं आपको बताता हूँ आमिर के, एक बहुत बड़ा, चूंकि मैंने एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन 30 साल अपना आईसीयू खुद मैनेज किया है, मुझे पता है कि आईसीयू के मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हाउ इंटेंस एंड हाउ नर्व शेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग इन आईसीयू कैन बी। तो आईसीयू के अंदर जब हम बात करते हैं वेंटिलेटर की, तो हम सिर्फ एक मशीन की बात कर रहे हैं। भाई हु इज गोइंग टू रन द वेंटिलेटर? कौन सी नर्स है वहां पर? रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, एबीजी मशीनें हैं उसके साथ जो आर्टिफिशियल ब्लड गैस करेंगी। तो मतलब वो तैयारी मैं अभी भी देखता हूँ कि हमारी मुकम्मल नहीं है। तो हमारी बड़ी लॉपसाइडेड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कोई मुझे अच्छा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक कंप्लीट लैक ऑफ यूनिटी ऑफ द कमांड है। देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि ये एक हम जंग लड़ रहे हैं, और जंग में अगर कमांडर इन चीफ और उसके जो नाइब हैं उनकी आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो या यूनिटी ऑफ कमांड ना हो, तो सोल्जर्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अजीब अजीब तरह से हम हमारे एब्सोल्युटली कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। कोई पॉलिसी दे रहा है, कोई पॉलिसी दे रहा है, हम पेटी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। और ये बात मैं एज अ प्रोफेशनल कह रहा हूँ कि हमें इस पॉइंट पे सब चीजों को भूल के कंप्लीट सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ कोविड पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें सब बातों को भुला के कि क्या मेरे और आपके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस हैं, फलाने, बिकॉज ना ये वायरस आपके रिलीजन को देखेगा, ना ये आपकी एथनिसिटी को देखेगा, ना ये आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशंस को देखेगा। तो बहुत जरूरी है, और ये बहुत एक बुरी चीज है जो मैं समझता हूँ कि जिससे हम गुजर रहे हैं, और ये हमें वीक कर रही है, और इसको हमें बेहतर करना चाहिए। थैंक्स अलॉट सर, आपने बड़े इलेबोरेट तरीके से इस बात को बताया। सर एक चीज़ जो मैं आपसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने भी थोड़ा सा पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में काम किया है, जो एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास पाकिस्तान में कि इस तरह की बातें जब हम खासकर जब गवर्नमेंट सेक्टर में कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से बातें करते हैं, तो मैंने पहले आगा खान यूनिवर्सिटी में काम किया और उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया, तो आपको एक फ्रीक्वेंटली ये बात करने को मिलती है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर है, आप यहाँ पर ये कर नहीं सकते। स्पेसिफिकली मेरा जो क्वेश्चन है इस वक्त, जो कि काफी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि एक बेसिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी और एपिडेमियोलॉजिस्ट? या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
देखें, ये आपने बहुत सेंसिटिव बात की है और बहुत अच्छी बात की है। मैं ये कहता हूँ कि मैं हमेशा से आई एम अ परपेचुअली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ये मेरा मतलब मेरे समझते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ है या जो भी समझते हैं आप उसको। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो कोरोना है, ये एक लिहाज से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, अगर हम इससे सीख के अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को रिफॉर्म कर लें। और एक जो रेफॉर्मेशन की बात उसमें आती है, वो यही आती है कि जो बेसिक इसेंशियल टूल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ऑफ द हॉस्पिटल, उसमें जैसे वो पेशेंट सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स कमेटी जो होती है, जो कि ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी कमेटी होती है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो कमेटीज हैं, इसके अंदर कि किस तरह से मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी को कैसे मॉनिटर किया जाता है, उसकी कैसे रिपोर्ट की जाती है, कैसे उसकी डिस्कशन की जाती है, हॉस्पिटल का। और ये मैं समझता हूँ कि अभी दो मिनट पहले आपसे पहले मैं किसी और से बात कर रहा था, तो मैं ये बात कह रहा था कि हमें ये इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस कोरोना ने जो एक बहुत बड़ा सबक हमें सिखा दिया, वो ये है कि हमें काश कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे इन्वेस्ट किया होता। यानी कौमें ये सीख रही हैं कि अगर आप 1000 टन न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे और 1000 एयरक्राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद लेंगे, लेकिन जब तक आप अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन और हेल्थ को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बिल्कुल किसी भी जगह पे ये जो है ना, एपिडेमिक से डील करना, ये खुद एक सब्जेक्ट है। इसके लिए जैसे सीडीसी एक अमेरिका में एक बॉडी बनी हुई है, इस तरह का एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को हमें जन्म देना चाहिए, जो हर किस्म की बीमारियों को रिपोर्ट करें। और इसमें आपको पता ही है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो इसमें कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर में जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है। और इस डे एंड एज में जो कि हम व्हाट्सएप और स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ पर्सन्स का एक यूनिट बनाएं, जो बिल्कुल उसकी जो मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, जो जिसपे मैं बहुत फाइट करता हूँ, और पीकेएलआई का जो बनाने का मकसद ये था कि एक वेरी सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम से एक टोटल ऑटोनॉमी लेके, जिसमें कि आपकी पूरी अकाउंटेबिलिटी आप अपनी जगह रखें, लेकिन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप खुद काम कर सकें। तो उसमें यह है कि फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। अब आप सोचें कि मिसाल के तौर पे अगर आप केपीके की बात करें, तो सारे फैसले बैठ के पेशावर में होते हैं। और यहाँ पे मैं पंजाब की बात आपको बताता हूँ, जहाँ मैंने क्लोजली काम किया, कि अगर एक चूहे ने रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में एक पेशेंट का कान काट लिया, तो उन्होंने सेक्रेटरी को, जो लाहौर में बैठता है, उसको ओएसडी बना दिया। मतलब मैं कहता हूँ इससे ज्यादा मफलूज और इससे ज्यादा पैथेटिक कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होगा। आप उस एमएस ऑफ द हॉस्पिटल को, जो रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में, उसको हायरिंग, फायरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल दें, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाएं, उसमें कुछ लोकल लोगों को लेके आएँ, वहीं पे उनका एक एपिडेमियोलॉजी विंग होना चाहिए, जो कि हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल्स का डेटा कलेक्ट करे, एंटीबायोग्राम्स बनाए कि देखें ये तो चले एक एपिडेमिक आ गई, लेकिन आपको पता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे यहाँ एक इतना बड़ा चैलेंज है कि कभी कभी रात को मुझे आई गेट अ नाइटमेयर कि ये एंटीबायोटिक्स नहीं बन नहीं रही हैं, और जो मैसिव लेवल पे जो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग्स इवॉल्व कर रहे हैं हमारी नालायकी और पुअर मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग एक्चुअली। तो ये सारी चीजें हमें अपने इस कोरोना को अपॉर्चुनिटी बना के अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को हमें ठीक करना चाहिए, और हेल्थ केयर सिस्टम को हमें ठीक करना चाहिए, और हमें इसको लेके इवन टुडे, और इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ी फिक्र है वो ये है कि हमने सब कुछ खोल दिया है, सेइंग कि अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। अल्लाह ना करे कुछ होगा तो उस वक्त हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे। तो चले, मैं कहता हूँ कि आपने खोल दिया, आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास एक बड़ा ब्रॉडर विजन है और बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, आप नहीं चाहते कि लोग भूख से मर जाएं। मैं उससे इन प्रिंसिपल डिसएग्री करता हूँ कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा, गुर्बत से जरूर मरते हैं लोग। पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे लोग एक दूसरे को खाना खिलाना पसंद करते हैं, कोई भूख से नहीं मरेगा।
हम अगर थोड़े 4-6 हफ्ते इसको और खींच लेते और इसके अप स्ट्रोक को या जो हम फेज था उसका एक्सेलरेशन फेज को हम डिसलेरेशन फेज में आने देते, फिर हम खोलते इस लॉकडाउन को, तो शायद बेहतर रहता। लेकिन बहरहाल वो माजी की बात हो चुकी है, गवर्नमेंट एक प्रिंसिपल डिसीजन दे चुकी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी हम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, चूंकि मैं पूरे कंट्री से कनेक्टेड हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ जहाँ जहाँ कोविड यूनिट्स बने हुए, बिल्कुल ना हमारी आज भी वो तैयारी नहीं है, आज भी वो ट्रेनिंग नहीं है, आज भी हमने अपने बच्चों को पीपी नहीं दिया हुआ। जो बच्चियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो काम कर रही हैं, उनके उनके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर वाले उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप रिजाइन करें अपनी जॉब से, दफा करें जॉब को, नहीं जरूरत जॉब की। तो मतलब बहुत बड़ा मसाइल है। हेल्थ केयर कम्युनिटी अगर अफेक्ट होने शुरू हो गई तो फिर चाहे प्राइम मिनिस्टर सफर करे या प्रेसिडेंट सफर करे या कोई और बड़ा आदमी सफर करे, कौन कौन उनको बचाने के लिए आएगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने, यानी ये कहना कि जी हम सलूट करते हैं तो हम फलाना करते हैं तो हम आप हमारे हीरो हैं, मेरी नज़र में ये जेस्चर्स ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल मीनिंगलेस बात है कि जब आपने अपने बच्चों को वहाँ पे प्रॉपर ना ट्रेन किया, ना उनको गाइड किया, ना उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया। इवन एज ऑफ टुडे, आज ही मेरी किसी से बात हुई, वो कहते हैं कि जी अभी भी हमारे पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि आगे चल के, और जो आपकी बात के फ्यूचर एपिडेमिक्स को और इसी ये सिस्टम अगर हमने कंसोलिडेट कर दिया तो हमारा जो बड़ा विजन था पीके का कि किस तरह हमने 2030 तक हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करना है पाकिस्तान से, पोलियो को एरेडिकेट करना है पाकिस्तान से, अभी मीजल्स की आउटब्रेक हुई थी। तो ये जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे अगर हम इस तरह के एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट्स और सर्वेलेंस यूनिट्स और डेटा कलेक्शन यूनिट्स बना लें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सर्विस होगी और इस कैटास्ट्रोफी के अंदर से ये एक बड़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट। थैंक यू सर, आपने अगेन बड़ा इलाबोरेट रिस्पांस दिया है इस हवाले से। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो हॉस्पिटल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसको हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं। मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में, हॉस्पिटल के कॉन्टेक्स्ट में आखिरी क्वेश्चन है, हम डिस्कशन को पब्लिक हेल्थ की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे आपने बोला कि केसेस की तादाद हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ज्यादा होती जाएगी और हमारी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इनको कैटर कर सके। तो आपका क्या ख्याल है कि इमरजेंसी की बेसिस पे अब जो होना था, जैसे अगर सही पॉलिसी थी या गलत पॉलिसी थी वो तो हो गया, लेकिन केसेस की तादाद बड़ी ज्यादा आने वाली है, तो आप क्या कहते हैं कि इमरजेंसी बेसिस पे क्या सिचुएशन, कैसे गवर्नमेंट सिचुएशन को हैंडल करे ताकि सबको ट्रीटमेंट मिल जाए? देखिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ये इस वक्त हम एक स्टेट ऑफ वॉर में है। गवर्नमेंट को इमरजेंसी, एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए और उसमें जितनी भी फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, सबको बाय लॉ और बाय फोर्स मजबूर करना चाहिए कि वो अपना शेयर करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवॉइड करें कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाएगा, हमने नहीं करना। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हम एक स्टेट ऑफ वॉर में, जब जंग होती है तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब ज़लज़ला आया तो मैं उस ज़माने में शिफा में था, तो हमने बेतहाशा लोगों को ऑपरेट किया वहाँ पे शिफा के अंदर, किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें गवर्नमेंट को अभी भी एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको बाय लॉ ये तैयार करना चाहिए और मजबूर करना चाहिए कि वो इस कैटास्ट्रोफी की डील करने में अपना शेयर डालें और अपने आईसीयूज को अलाउ करें। वहाँ पे अपने पास अपने हर प्राइवेट हॉस्पिटल अपने कोविड वार्ड बनाए और गवर्नमेंट अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे उनको दे सकती है हॉस्पिटल को उसके एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, तो दैट शुड बी गुड। अदरवाइज लोग अपना उसमें वो अदरवाइज जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि इतना वीक है ऑलरेडी। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो आईसीयूज हैं वो इतनी पुअर क्वालिटी के आईसीयूज हैं, वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स नहीं है, किसी जगह कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आईसीयू चला रहा है जिसने कभी जिंदगी में आईसीयू नहीं चलाया, किसी जगह कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट आईसीयू चला रहा है, मतलब फिर उसका आउटकम अच्छे नहीं निकलेंगे। और फिर एक वक्त वो आ जाएगा कि लोग कहेंगे कि अच्छा भाई ये दो बंदे मौजूद हैं, जैसे न्यूयॉर्क में था कि हम इसको किसको लें और किसको मरने दें। तो ये अल्लाह ना करे कि वो लम्हा पाकिस्तान के ऊपर आए। लेकिन हमें देखिए गवर्नमेंट की जो इन प्रिंसिपल जो रोल होता है ना, वो होता है कि दे नीड टू थिंक ऑफ द वर्ड्स एंड डू द बेस्ट। हम ये कह कि नहीं नहीं अल्लाह मालिक है, ठीक हो जाएगा सब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब ठीक है ये बात जरूर कहें आप अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप तैयारी तो वर्ड्स की करें ना।
मैं वो तैयारी नहीं देख रहा अभी पाकिस्तान। हम अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, और आपने बताया था कि आपके पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपसे बेनिफिट हम दे सकें। एक क्विकली एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल मुझे जरा कंसर्न है कि हम एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल गवर्नमेंट को शायद कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है, इकोनॉमिकल आर्गूमेंट है कि हम लॉकडाउन को इस वजह से ईज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए था, बड़ा एब्सोल्यूट लॉकडाउन करना चाहिए था। लेकिन मुझे इस पॉइंट पे ये कंसर्न है कि क्या हम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल कैसे एडवोकेसी करें कि वो इस टाइम पे भी जो इकोनॉमिकल आर्गुमेंट है उसको बैलेंस कर पाए। जी देखें, गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी बिजार और बड़ी स्ट्रेंज है, मुझे तो एटलीस्ट समझ में नहीं आई अभी तक। उन्होंने कुछ अपने मुशीर वगैरह रखे हुए हैं जो उनको ओपिनियन दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से कम्प्लीटली रॉन्ग वे में जाने वाली बात है। देखें, यानी कोई भी आदमी अपने सेन माइंड में ड्यूरिंग एन अप स्ट्रोक ऑफ द एपिडेमिक एक्सेलरेशन फेज में, और जबकि नंबर्स भी हमारे क्वाड्रुपल हो रहे हैं एवरी डे, यानी हम उस देखें ना, ये तो आपको पता ही ना कि ये शुरू में एक स्लो रफ्तार है, फिर वो जब वो बढ़ना शुरू होता है तो फिर नंबर, और जैसे जैसे क्रिटिकल मैस बीमार लोगों को बढ़ेगा और वही बीमार लोग दूसरों को बीमार करें तो वो नंबर बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो उस दौरान जो WHO ने भी जो 6 पॉइंट गाइडलाइंस दी कि व्हेन कैन यू ओपन द लॉकडाउन, उसमें से हम एक भी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। उसका क्राइटेरिया भी ये है कि एपिडेमिक का डाउन टर्न शुरू हो जाए, यानी डिसलेशन फेज में आप आ जाएं या डिसलेशन इंटरवल में आप आ जाएं, फिर मैसिव टेस्टिंग करने। मतलब व्हाट बॉदर्स मी इवन टुडे इज कि आज हम यानी क्या 3 महीने इनटू द एपिडेमिक है, 2.5-3 महीने, और अभी भी हम सिर्फ 15,000 केसेस अ डे कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक, मैं 8 हफ्ते से मैं ये कह रहा हूँ, 8 हफ्ते से, कि खुदा के वास्ते अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, जो बीमार हैं उनको आइसोलेट करें, जो हेल्दी हैं उनको वर्कफोर्स का हिस्सा बनाएं ताकि इकोनॉमी भी चले और काम और पब्लिक हेल्थ का काम भी हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की शायद विल नहीं है, या जो भी उनको मशवरा दे रहा है, और मुझे मेरी समझ कि ये बियॉन्ड है, और इसमें वो सुनना नहीं चाहते गवर्नमेंट की बात। कल मैं एक हेल्थ जो एडवाइजर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जब वो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो डॉक्टर्स जो बातें कर रहे हैं, देखे ना, पूरे मुल्क से डॉक्टर्स ने हर फोरम से इस बात को कहा है कि आप लॉकडाउन को सख्त करें, बिकॉज डॉक्टर्स आर इन द ट्रेंचेस और वो डील कर रहे हैं, और वो ऑन ग्राउंड पे रियलिटी देख रहे हैं कि क्या आने वाला है और अंदर के हालात कितने प्रिकेरियस हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में किस तरह से वो कर रहे हैं और क्या वो इन्वॉल्व है। तो ओनली मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन अस, और आई होप कि हम एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन वी आर रॉन्ग, बट वी आर नॉट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। यस, आई एग्री विद योर पॉइंट कि जो टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है, वो जो एवरेज कैपेसिटी है जो डेवलप्ड वर्ल्ड में है, वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पर मिलियन होनी चाहिए थी। तो लेस देन 20,000 पर मिलियन से ज्यादा जो कम है वो नॉट एक्सेप्टेबल। और countries like UAE have done like 125,000 tests per million. So ये हमारे यहाँ approximately 1,000 to 1,500 tests per million. They're very low and they're very concerning. अच्छा सर, ये तो एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बात होगी। अब हम जरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट की तरफ अगर हम आते हैं और ये देखते हैं कि चले अगर आप स्ट्रेटेजिकली आप डिसीजन गलत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी पब्लिक हेल्थ की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या ये सही नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को आप नॉमिनेट करते हैं और उसको डीसी या एसी की आपसे ये बात कही कि ये बहुत जरूरी था। देखें, पहले तो ये बात याद रखें कि अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस गलत होंगे तो ऑपरेशनल डिसीजंस भी ठीक नहीं हो सकते। यहाँ से तो हम बात को शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि जो जो कोई क्वेश्चन नहीं है कि इवन यानी जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज की आज भी अगर वो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर बड़े अस्पताल में एपिडेमियोलॉजिस्ट को डिप्लॉय करना शुरू करें और एक ऑर्गेनाइज्ड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ स्टिल नॉट टू लेट। मतलब इट इज लेट, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें से हम अपॉर्चुनिटी निकाल के
ज़रा आप इस सिस्टम को ज़रा ठीक कर लें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत अपने आप को अभी भी कुछ आने वाले जो मसाइल हैं, डेटा कलेक्शन फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स जो ये सरकारी अस्पतालों में काम करें, कोई डेटा कलेक्शन हमारा बहुत हैज़ार्ड किस्म का डेटा कलेक्शन है। तो इसमें जब हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हम बहुत बेहतर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली इट शुड बी समथिंग लाइक अ सीडीसी के एक सेंट्रली कंट्रोल्ड कंट्री वाइड एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। आपकी आवाज का सॉरी, आई एम सॉरी, आपकी सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैं चाह रहा था कि जो तो इम्पोर्टेंट हम ये अभी अभी एक इंटरव्यू शुरू होने वाला है मेरा, तो लेट्स इसको हम सेकंड फेज पे कर लेते हैं, हाल 1-2 दिन के बाद दूसरा फेज कर लेते हैं। ओके सर, इंशाल्लाह आपसे मैं चाहता था कि काफी तफसील से बात होती है आपसे, हमारी तशतगी करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम फिर और लंबी बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने इस वक्त हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू थैंक सर। यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज।